नमस्ते जी। तो मेरा नाम पराग पाराशर है और दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड वीडियो ऑफ SC ST एक्ट। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में ऑब्जेक्टिव, पर्पस, पॉलिसी, एग्जाम का पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब डिसाइड किए थे। डिसाइड नहीं, इनफेक्ट डिस्कस किए थे। और अब हम सेक्शन 1 कर चुके हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 का ही पार्ट है। और अब हम सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को तो नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बहुत बड़ा सा टॉपिक है। और साथ में उसमें कुछ लैंडमार्क केसेस, साथ में रिसेंट केसेस भी आए हुए हैं। तो उनको हम एक साथ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और वहां पर डन एंड डस्ट कर देंगे SC ST एक्ट को, क्योंकि बहुत कम सेक्शंस हैं तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, सारी चीजें हैं, लेकिन साथ में आपको रिवीजन, आपको एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन करना इज अ मैंडेटरी थिंग। अगर आप इसको 5 या 6 बार पढ़ के चले जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि एक भी कहीं भी किसी वर्ड में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। कुछ जो डीपली कुछ कनेक्टेड वर्ड्स हैं या फिर जो तरीके हैं पढ़ने के, याद करने के, दैट आई विल टेल यू कि कैसे करते हैं, क्योंकि आई हैव बिन डूइंग दिस फॉर लास्ट 3 to 4 years एंड डूइंग इट रियली गुड, आई कैन टेल यू। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 2 के साथ। लेकिन उससे पहले मैं पिछली क्लास के कुछ ऐसे डाउट्स थे जो कि मैंने खुद समझे कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है कि जो मैंने 104th अमेंडमेंट बोली थी वो 105th अमेंडमेंट है, जिसमें कि सिर्फ SEBCs, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जो कि OBCs भी होती हैं, उनको उनके उनको डेजिग्नेट करने के लिए कि ये जो कास्ट है इनको SEBCs में इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी जो पावर है वो एस्टेट को रिस्टोर कर दी गई थी। ठीक है। वो 105th में किया गया था, लेकिन वो जो छीनी कहाँ थी, वो 102nd में थी। उससे पहले स्टेट कर सकते थे। तो ये 102 और 105th अमेंडमेंट ये डील करती हैं, लेकिन ये SCs और ST से डील नहीं करती। SCs और STs को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, उसका सिंपल सा तरीका है कि आप एक क्वांटिफाइबल डेटा लेते हैं, जो भी उनकी टीम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, क्वांटिफाइबल डेटा लेते हैं हर स्टेट। ऐसा नहीं कि सबको क्यूमुलेटिवली, क्योंकि कोई ना कोई एक कैटेगरी माइनॉरिटी होगी, वहां पर उसका डेप्रीवेशन ज्यादा होगा, लेकिन सब में नहीं कर सकते। उस स्टेट में उतनी डेप्रीवेशन है तो वहां पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। और इवेंचुअली फिर वो सेंट्रल में भी मिलेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम उसकी बात करते हैं कि कैसे डेजिग्नेट करते हैं, तो उसको क्वांटिफाइबल डेटा जो भी है डिसाइड किया कि इस एरिया में, जैसे कि हम मीनास की बात करें, तो उनको जब डेजिग्नेट किया गया होगा राजस्थान में, तो एक क्वांटिफाइबल डेटा लिया गया होगा कि इनको डेप्रीवेशन मिला है या फिर वो पिछड़े हैं समाज में, उनके जो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड बहुत हुए हैं। तो उस बेसिस पे हम राजस्थान में उनको बैकवर्ड मानते हैं और SC और ST में हम डेजिग्नेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। अब वो कैसे फाइनली अब वो कैसे फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये SC और ST है, तो उसका गैजेटेड नोटिफिकेशन निकलता है और इवेंचुअली वो SC या ST बन जाते हैं। अभी रिसेंटली भी, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, कि 2023 में कुछ झारखंड में और बिहार में SCs और STs डेजिग्नेट किए गए थे, कुछ जहाँ पे उन्हें लगा कि यहाँ पे जो कास्ट है या फिर ट्राइब है वो पिछड़ गई है या फिर पिछड़ी हुई पाई गई है, क्योंकि वहाँ पे एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी, या फिर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत वीक है। तो उस बेसिस पे उनको रिजर्वेशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये डिक्लेयर नहीं करता कि, जैसे कि हम एग्जांपल लें कि एक कास्ट है हमारे यहाँ पे, चमार है, एक भंगी है, तो ये नहीं कि हम उनको शुरुआत से डेजिग्नेट कर देते हैं कि वो इस कास्ट में आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बैकग्राउंड है कि उनको डेप्रिवेशन बहुत मिला है, उनको इकोनॉमिक बॉयकॉट या सोशल बॉयकॉट बहुत मिला है। उसके बेसिस पे हमने उनको रिजर्वेशन या फिर उनको SC ST डिक्लेयर किया गया है। और डिक्लेयर करने के बाद जब वो डिक्लेयर हो गए तो फिर उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी कास्ट को या फिर ट्राइब को नहीं मानता। वो उनके जो भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या फिर जो भी डेटा है, उसके बेसिस पे उसको डिक्लेयर करते हैं। अगर मान के चलें कि कोई भी ब्राह्मण कास्ट है लेकिन वो बहुत डिप्राइव्ड है, ठीक है, जिसको बॉयकॉट भी किया जा रहा है, अलग तरीके से सारी चीज की जा रही है, तो वहां पे उनको भी उन कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो ओवरऑल SC ST की कैटेगरी में नहीं आ सकते, क्योंकि वो बैकवर्ड नहीं होते इतने जितने वो लोग होते हैं। ठीक है।
तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये मैं आप क्लियर क्लियर करना चाहता था, जो कि लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा वेग छोड़ दिया था। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज में क्या होता है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका ABCDEFG से ऐसे पता नहीं कहाँ तक होता है। ठीक है। और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ए वाले पहले आएंगे, जेड वाले बाद में आएंगे। ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम एक दिमाग में आइडिया लगा लेते हैं कि अगर सीधा सबसेक्शन पूछा तो एलिमिनेशन मेथड करके हम उसको आंसर कर सकते हैं, कुछ हमें याद हो तो। अब उसमें भी मैंने 4 से 5 ऐसे डेफिनेशन क्लॉज निकाल लिए हैं जहां पे हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक है। ठीक है। तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो हम आ गए सेक्शन 2 पे। ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 4 डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनको हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पहली है इकोनॉमिक बायकॉट, दूसरी है सोशल बॉयकॉट, तीसरी है विक्टिम, और चौथी है विटनेस। ठीक है। और सब जो डेफिनेशंस है ना, उनको कहीं ना कहीं इंटर रिलेट कर दिया है दूसरे सेक्शंस के साथ। जैसे कि मैं एट्रोसिटी की बात करूं, एट्रोसिटीज में लिखा हुआ है कि दिस एट्रोसिटीज आर दोज विच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। तो उसमें हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, नथिंग। ठीक है। या फिर हम SC ST कौन होते हैं उनकी बात करें, जो कि सेक्शन 2C में दे रखा है। तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है साफ साफ कि whoever has been designated by president under article 366 or of 366 subclause 24 and 25 of constitution of India। तो उसमें भी क्या डिस्कस कर सकते हैं, नथिंग। तो इसलिए हम उनको डिस्कस करेंगे जो कि थोड़े से एक्सप्लेन करने लायक हैं। दूसरे होते हैं जिनको कुछ और सबसेक्शन के साथ कनेक्ट करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे डिस्कस करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता डीपली डिस्कस करना प्री के हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं। तो दो पहली बात तो ना, सोसाइटी में कई सारे डायमेंशंस होते हैं किसी इंडिविजुअल के। तो उसमें 5 डायमेंशंस उनके इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हो गया पॉलिटिकल, दूसरा हो गया स्पिरिचुअल, तीसरा हो गया इकोनॉमिकल, चौथा हो गया सोशल, पांचवा हो गया पर्सनल। ठीक है। अब इसमें पर्सनल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल, इन तीनों बेसिस पे कोई डेप्रिवेशन करना और उसको स्टेट पनिश करे, दैट सीम्स टू बी इलॉजिकल। क्योंकि स्पिरिचुअली आप क्या, किसको बॉयकॉट कर सकते हो, नहीं कर सकते। पर्सनली तो घर की चार दीवारी में हो रही है, कब तक उसको पनिश करोगे। एक होता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल तो बॉयकॉट क्या करना, पॉलिटिकली बॉयकॉट क्या करना। ठीक है। वो डील रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट में आ जाएगा 1950 वाले में। तो वो अलग डील करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है उससे। पर SC ST एक्ट में नहीं आता, क्योंकि SC ST एक्ट एक इंडिविजुअल के राइट को बचाना चाहता है कि अगर उसको डेप्रीविएशन हुआ है और उसके साथ कुछ ऐसे क्राइम्स किए जा रहे हैं वो कि जो कि इस पर्पज से हैं कि वो उस कास्ट से या फिर ट्राइब से बिलोंग करता है। ठीक है। तो पर्पस हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो यही पर्पस है, ऐसा नहीं कि एक ग्रुप है या फिर उसकी जो कास्ट है उसको ही वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर बॉयकॉट कर रहे हैं। वो इसमें नहीं आता, क्योंकि इंडिविजुअल से डिक्लेयर करता है, डील करता है ये। ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक बॉयकॉट को पढ़ते हैं, क्योंकि वो EBC में दे रखा है, और जो सोशल बॉयकॉट है वो EP में दे रखा है, EB। ठीक है। तो हम ऐसे कैसे रिलेशन बनाएंगे, BC EB, BC EB। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक बॉयकॉट। इकोनॉमिक बॉयकॉट को मैंने मैंने क्या, डेफिनेशन क्लॉज ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसको कि मैं सिंपल 4 वर्ड में डील करता हूँ। पहला है बिजनेस डीलिंग, सॉरी, पहला है बिजनेस डीलिंग, दूसरा है अपॉर्चुनिटीज, तीसरा है टर्म्स, और चौथा है रिलेशंस। ठीक है। आप लिख भी सकते हैं। पहला क्या हुआ, पहला बिजनेस डीलिंग हुआ, दूसरा हुआ अपॉर्चुनिटीज, तीसरा हुआ टर्म्स, और चौथा हुआ आपका क्या, अभी तो मैंने बताया, रिलेशंस। ठीक है। अब इसमें जो पहला है उसका मतलब हुआ है इकोनॉमिक बॉयकॉट। पहली बात, हम इकोनॉमिक बॉयकॉट बॉयकॉट को समझते हैं। बॉयकॉट होता क्या है, बॉयकॉट होता है कि तिरस्कार कर देना। जैसे कि आपने खाप पंचायत का बहुत सुना कि अगर कोई बच्चा लव मैरिज करके आया, फिर किसी लड़की को
दे बोथ रहना भाई, ठीक है। तो वहां पे उनका वो बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट मतलब कि ना उनसे बात करेंगे, ना हम सोशली उससे मिलेंगे जुलेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है बॉयकॉट होता है कि हमने उनको उस ग्रुप से, या फिर जो एक सोसाइटी बनी हुई है, एक वर्चुअल सोसाइटी, उसमें से हमने निकाल दिया, और नो वन विल बी टॉकिंग टॉकिंग ट्रेडिंग डीलिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो उसमें इकोनॉमिक बॉयकॉट में चार हिस्से हो गए कि पहला कि हम किसी से बिजनेस ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो क्या हुआ, अ रिफ्यूजल टू डील विद, तो ये है पहला, अ रिफ्यूजल टू डील विद और वर्क फॉर हायर और बिजनेस विद अदर पर्सन, ठीक है। अदर पर्सन कौन है यहाँ पे, अदर पर्सन है SC ST एक्ट वाला, ठीक है। तो यही तो मैंने बोला बिजनेस डीलिंग, तो डीलिंग हो गई, हायर हायर तो उसका ही सब पार्ट है, और फिर वो टू डू बिजनेस। तो जैसे मान के चलो, किसी रिटेलर ने बोला कि मैं इस होलसेलर से डील नहीं करूंगा या फिर इससे सामान नहीं खरीदूंगा, इसलिए नहीं कि वो महंगा दे रहा है, इसलिए कि वो SC ST से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इट इज व्हाट, इट इज इकोनॉमिक बायकॉट, तो उसका भी नुकसान होगा, इकोनॉमिकली ही विल बी डिप्राइव्ड बाय दोज पीपल हु आर नॉट डीलिंग विद द SCs और STs, ठीक है। तो दूसरा है, इसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज बोला था, तो डिनाई अपॉर्चुनिटीज, पहली बात तो ना मैं आपको ये समझ में आया कि ये चारों ना एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो टू डिनाई अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विस, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज, या फिर रेंडरिंग सर्विस। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कि मान के चलो एक टेंडर इशू किया किसी प्राइवेट बिल्डर ने, क्योंकि प्राइवेट की बात करते हैं, गवर्नमेंट तो फिर अपने हिसाब से, गवर्नमेंट भी आ जाएगी उसमें ऑब्वियसली, पर किसी इंडिविजुअल के साथ है ये। तो प्राइवेट बिल्डर ने टेंडर इशू किया और उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया कि SCs और STs कैन नॉट बिड। इट इज व्हाट, दैट यू आर नॉट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो उनको मिलनी चाहिए, राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 है। तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद तो राइट टू इक्वलिटी तो आप अपहेल्ड कर रहे हैं ना। तो आप अपहेल्ड कर रहे हैं तो फिर उनको एक्सेस दो सर्विस का, उनको कॉन्ट्रैक्ट में बिड करने का मौका दो, टेंडर लगाने का मौका दो। अगर वो नहीं दे रहे हो तो ये भी इकोनॉमिक बॉयकॉट में आता है। तीसरा है आपका टर्म्स, लिखा हुआ है एनीथिंग ऑन द टर्म्स, यही मैंने टर्म्स बोला। तो टर्म्स ऐसा नहीं कि टर्म्स सारी भाई टर्म्स तो लगाते ही हैं, बिजनेस में टर्म नहीं लगेंगी फिर क्या लगेंगी भाई, 60 डेज का क्रेडिट है, 70 डेज का क्रेडिट है, 80 डेज का क्रेडिट है, यही टर्म है। लेकिन एक होता है अनरीजनेबल टर्म, अनकंसाइनेबल टर्म। आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा कि वहां पे अगर मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो देखा जाएगा कि क्या पर्पज है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, इस वजह से। ये मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक डीलर है जो 80 दिन का क्रेडिट देता है जनरली, उसमें लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो 80 दिन का क्रेडिट देता है, लेकिन वो SC और ST को सिर्फ 10 दिन का क्रेडिट देता है, क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली वो डील नहीं करना चाहता, वो अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता, मैंने बोला ना इंटर रिलेटेड है। तो इस वजह से तो 10 दिन का क्रेडिट दोगे, जहाँ पे बिजनेस में 80 से 90 दिन का चलता है, तो वहां पे वो इवेंचुअली सकम कर जाएगा ना उस टर्म के लेके। तो इसलिए उसको भी इकोनॉमिक बॉयकॉट ही बोला जाएगा, ऐसी टर्म उन्होंने लगा दी तो। टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन दैट वुड मेंटेन, तो ये एक रेसिडरी क्लॉज मानता हूं मैं, जिसमें कि एक बिजनेस रिलेशन तुम किसी के साथ नहीं बनाना चाहते कि भाई तुम SC ST हो, मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूँ। वो आ तो पहले में भी जाता है, लेकिन ये इंटर रिलेटेड होते हैं, मैंने जैसा बोला। तो ये रेसिडरी क्लॉज है कि आप बिजनेस रिलेशंस बनाना ही नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि वो SCs और STs है, आप शुरुआत से ही उससे किनारा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चार बॉयकॉट में आ गए, इकोनॉमिक बॉयकॉट में। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा सोशल बॉयकॉट पे, इससे ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, BC याद रखना है, इकोनॉमिक बॉयकॉट। मैंने आपको चार हिस्से बता दिए, आपने लिख लिए होंगे आई होप। कि पहला है आपका बिजनेस डीलिंग, दूसरा हो गया अपॉर्चुनिटीज, तीसरा हो गया अनकंसाइनेबल टर्म्स, चौथा हो गया आपका बिजनेस रिलेशंस, ठीक है। किसके साथ? उस इंडिविजुअल के साथ जो कि SCs और STs के साथ बिलोंग करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम इसके साथ मूव करते हैं सोशल बॉयकॉट पे, ठीक है। अब जो सोशल बॉयकॉट है, जैसे हमने इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करी कि भाई उसको इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो जब इकोनॉमिकली उसको बहुत नुकसान हो रहा है, तो इकोनॉमिक बॉयकॉट हो गया, क्योंकि उसका आपने किनारा किया है उससे, इकोनॉमिकली मतलब किसी डीलिंग ना कर रहे, आप उसको मौका नहीं दे रहे बिजनेस करने का।
दूसरा हो गया सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट, जैसे मैंने आप खाप पंचायत वाला एग्जांपल दिया, खाप पंचायत वाला जो एग्जांपल है उसमें क्या कर रहे हो आप? उसमें कोई खाप पंचायत उनके साथ डील थोड़ी करती है। ठीक है। हाँ वो ठीक है कि आप कोई उन्हें दुकान पे भी नहीं जाने दे रहे, या फिर आप उनको सामान नहीं खरीदने दे रहे कि गेहूं खरीदने गया वो दुकान पे, तो उसको बोल देगा नहीं नहीं नहीं, आपका तो आप खुद दे नहीं सकते हैं, भागो यहाँ से, आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ। तो वो इकोनॉमिक बॉयकॉट हो गया, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। या फिर आप वो कहीं बिजनेस चला रहा है तो उसको जितने भी होलसेलर हैं वो बेच ही नहीं रहे, क्योंकि भैया बॉयकॉट हो चुका है, तो वो इकोनॉमिक बॉयकॉट में आ गया। लेकिन जनरली ऐसे केसेस में सोशल बॉयकॉट होता है। जैसे एससीज और एसटीज हैं, किसी गांव में रहते हैं, और वो एससीज और एसटीज को अलग कर रखा है, उनसे ना कोई बात करता है, ना उनको पानी लेने देता है, ना ना फिर कोई भी, जैसे कि किसी भी सोशल गैदरिंग होती है, शादी होती है, या फिर कोई भी भंडारा हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें उनको ना आने देते हैं। तो ये क्या है? सोशल बॉयकॉट की सोसाइटी उनको अपने अंदर शामिल नहीं करना चाहती। सोसाइटी एक वर्चुअल सिस्टम है, जिसमें कि सॉरी, मेरा गला खराब है थोड़ा सा। तो उसमें आप एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक अपलिफ्टमेंट होता है, फेस्टिवल्स बनाते हैं। इंडिया इज व्हाट, वी आर द सोसाइटी। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, नेबर्स के दुख दुख सुख को जानते हैं। ठीक है। तो सोसाइटी सोशल बॉयकॉट कर दिया तो हम उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, वो मरे जिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अगर हमने ये काम सिर्फ इस वजह से किया कि वो एस सी ओ एस टी है, तो ये सोशल बॉयकॉट में आ जाएगा, इट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। तो हम पढ़ लेते हैं। दैट मीन्स, अब इसमें 3 हिस्से हैं सोशल बॉयकॉट के, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 हिस्से में, पहला है रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर अदर पर्सन। ठीक है। व्हाट, कस्टमरी सर्विस, ये हो गया पहला हिस्सा। ठीक है। कि रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर अदर पर्सन एनी कस्टमर सर्विस। कस्टमरी सर्विस मतलब कि कस्टमरी सर्विस क्या होती है कि कोई भी कुछ कस्टम्स विलेज में लगते होंगे, और उनके बेसिस पे वो नहीं करने दिया। जैसे कि मान के चलो बाल कटते हैं, बच्चे का मुंडन होता है, ठीक है, और तुमने बोला कि अच्छा आप ऐसी हो, नहीं हम आपसे नहीं कटवाएंगे, हम ब्राह्मण वाला जो बार्बर है ना उनसे कटवाएंगे। तो इट इज व्हाट, इट इज सोशल बॉयकॉट, कि हम नहीं करवाएंगे, कि भाई कोई मुंडन नहीं करवाएगा इनसे। तो ये सोशल बॉयकॉट नहीं हुआ, क्योंकि वो कस्टमरी सर्विस थी और वो तुमने उनको देने नहीं दी। ठीक है। रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन, तुमने मना कर दिया। या फिर रिसीव फ्रॉम हिम, तो वही है, बस थोड़ी सी लाइन अलग है कि उसको अलाउ नहीं कर रहे तुम दूसरे को करने गए, और या फिर तुम खुद रिसीव नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी कैपेसिटी आ गई, और वहां पे तुम दूसरे के साथ नहीं करने दे रहे। ठीक है। करना वही है कि एनी कस्टमरी सर्विस, जो कि एक समाज अलाउ करता है। ठीक है, बेसिक। दूसरा हो गया टू एब्सटेन फ्रॉम सोशल रिलेशन दैट वन वुड मेंटेन विद अदर पर्सन। जैसे कि मैंने आपको खाप पंचायत वाला एग्जांपल दिया, वो इसमें बिल्कुल सही फिट बैठता है। कि आपने जनरली उस गांव का होते हुए, उसका नाता होते हुए आप एक साथ रहे, एक साथ बड़े हुए हैं, और उसमें आपने उसको इसलिए मना कर दिया कि वो सिर्फ SC ST है, और उसके साथ कोई रिलेशन बनाने को मना कर दिया। ठीक है, कि भैया उसे अलग रहने दो, उसको अपना खाना पीने दो, ये करता है वो करता है, ऐसी चीजें करता वरता कुछ नहीं है, बस वो SC ST से बिलोंग करता है, इस वजह से उसको नहीं मिलने जाता कोई भी, ना उसको कहीं किसी गैदरिंग में बुलाता, और ना उनसे कोई हालचाल पूछता। ठीक है, ना उनके यहाँ का खाना खाता, ना उनके यहाँ की चीजें बढ़ती, ना उनसे कोई लेन देन करते। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्सटेंड रिलेशंस, सोशल रिलेशंस हर तरीके से। तीसरा हो गया आइसोलेट फ्रॉम द अदर्स, तो वो उसका ही पार्ट है कि जब तुम उसके साथ डील ही नहीं करोगे, कोई सोशल रिलेशन नहीं रखोगे, तो वो अकेला पड़ जाएगा। फोमो, जो मैंने बोला, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। तो वो सोशल बॉयकॉट में आ जाता है, कि आप उसको इस तरीके से किनारा कर दो। जैसे कि हम 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त में से हमने एक को कहा कि हम तेरे से आज के बाद बात नहीं करेंगे, उसने कोई गलती करी, दोस्तों में तो ऐसे चलता रहता है ना, कि उसने कोई गलती करी, उसने उस ग्रुप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको तोड़ दिया, तो वो सब मिल के क्या करते हैं कि भाई हम इसके साथ बात नहीं करेंगे जब तक ये सॉरी नहीं बोलता, माफी नहीं मांगता। तो ये तो एक पर्सनल चीजें हो गई भाई, एक छोटा सोशल का ग्रुप बना रखा था, और वहां पे हमने उसको डिनाई कर दिए कुछ अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डीप है, और मेनस कह सकते हैं हम इसको, है ना, गंभीर बीमारी है ये। कि उसको हमने सिर्फ 10 में से, जैसे हम 10 लोग का गाँव है, एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, 10 लोगों का गाँव है, और वहां पे एक वो SC ST से था, तो उसको हमने उस ग्रुप में रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो SC ST से है, वो जो पिछड़ी जाति का है।
चमार है, भंगी है, कुछ भी वो जो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसको आइसोलेट कर दिया, तो वो भी सोशल बॉयकॉट में आएगा। ठीक है, तो हमने दोनों बॉयकॉट डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, बीसीईबी। ठीक है, और मैंने बोला ना कि आपको बीसीईबी तो दोनों याद हो जाएंगे, लेकिन बीसी, क्योंकि इकोनॉमिक ई पहले आता है एस से, तो वो इकोनॉमिक बीसी हो जाएगा, ईबी हो जाएगा आपका सोशल बॉयकॉट, क्योंकि वो एस बाद में आता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम, मैंने दो डेफिनेशन और बोली थी, विक्टिम और विटनेस। ठीक है, विक्टिम, विक्टिम कहीं और भी डिफाइन किया गया है। विक्टिम को डिफाइन किया गया है 2WA में, आई होप आई एम करेक्ट, 2WA ऑफ सीआरपीसी में। वहां पे सिंपल सी बात है, जिसके साथ प्रताड़ना हुई है, जो प्रताड़ित है, वो तो आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई वुमेन भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, जो भी है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, वो तो आएगा ही आएगा। साथ में अभी रिसेंटली उसको अमेंड किया गया था, जिसमें उसके लीगल एयर्स और गार्जियंस को भी इंक्लूड कर दिया गया था। उसको क्यों किया गया था, सिंपल सा रीजन है, बहुत छोटे में बताता हूँ। क्योंकि वहां पे जो विक्टिम के साथ प्रताड़ना होती है, तो उसकी फैमिली के साथ भी होती है। ठीक है, तो उनको कंपेंसेट करने के लिए, उनको फाइन दिलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि विक्टिम की क्या वैल्यू रहती है उस क्राइम के लिए, कुछ वैल्यू नहीं रहती उसको। क्योंकि अभी एक और इंटर रिलेशन बनाते हैं कि प्रियम्बल में क्या हुआ था, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन, दो वर्ड थे ना, एक बार देख लेते हैं। हमने चार हिस्से में बांटा था, फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि कोई ऑफेंस हुआ है किसी के खिलाफ, तो क्या सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ हुआ है, क्या उसकी फैमिली के साथ नहीं हुआ? भाई जैसे बुलडोजर जस्टिस चल रहा है आजकल, तो उसमें अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो उसका घर गिरा दिया, विक्टिम कौन है? विक्टिम क्या सिर्फ वो उस व्यक्ति है जिसने गड़बड़ करी? नहीं, उसकी पूरी फैमिली है, क्योंकि वो सड़क पे आ गई। तो विक्टिम वो भी है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि सिर्फ वो लोग विक्टिम नहीं है, वो विक्टिम नहीं है जिसके खिलाफ स्पेसिफिकली ऐसा हुआ है। विक्टिम वो भी हैं जो उसकी फैमिली में आते हैं। ठीक है, उसके माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी सब। ठीक है, तो विक्टिम को पहली बात ऑब्वियसली SC ST होगा, क्योंकि हमने बोला था कि एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है, तो विक्टिम पे SC ST होना ही चाहिए। दूसरा, उसके उसमें लीगल, क्योंकि पहले कर लेते हैं ना, हु फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, सेक्शन 2, जो कि मैंने आपको बताया 2(1)(c) में, और उसमें वो 364(24)(25) में डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफिशियल गजट में। ठीक है, वो वही होते हैं। तो दूसरा है आपका, इंक्लूड्स हिज रिलेटिव्स, लीगल गार्जियन एंड लीगल एड्स, ये मैंने अभी आप डिस्कस कर लिया, जो कि सिमिलर है 2WA CRPC के साथ। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि और कौन, और कौन नहीं, एंड, भाई कोई आदमी SC ST है और वो उसकी फैमिली का पार्ट है, तो वो विक्टिम हो गया? नहीं हुआ। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होना चाहिए जिसकी वजह से वो विक्टिम बना है, और उसकी एक सिचुएशन थी पहले जो कि नॉर्मली जी रहा था, अब उसकी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि उस पे, उसको मेंटली, फिजिकली, या फिर अलग अलग तरीके से इकोनॉमिकली पेन हुआ है, और वो अब उस सिचुएशन में रहा है जो उसमें नॉर्मली था। अब उस किसी तीसरे के एक्ट की वजह से उसको अपनी सिचुएशन चेंज करनी पड़ गई, और वो अभी डेप्रिवेशन में है, या परेशानी में है, या फिर वो दुख में है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए हमें उसे विक्टिम बनाना पड़ेगा। पनिशमेंट तो हम देंगे दूसरे पर्सन को, उससे उसको कोई फायदा थोड़ी मिलेगा भाई। ठीक है, अंदरूनी शांति मिल सकती है कि उसको, चलो मैं SC ST हूँ, वो एक फियर क्रिएट हो रहा था, वो बदतमीजी कर रहा था SC ST के साथ, तो उसको जेल चली गई, जेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो उसको फाइन या फिर जो भी कंपेंसेशन मिलेगा, जिससे कि वो अपनी वापस से दोबारा पटरी पे लाइफ ला सके। ठीक है, तो वो, इसीलिए उसको विक्टिम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टिम एज अ विटनेस भी काम करता है, विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, वही ज्यादातर एक की रोल होता है प्रूव करने में कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ था। लेकिन उसको एक और कैटेगरी है जिससे कि विक्टिमाइजेशन भी बोलते हैं क्रिमिनल लॉ में, कि उसका विक्टिमाइजेशन हुआ, कि उसको विक्टिम बनाया गया, अब उसको इस तरीके से उसको रिस्टोर करो उसकी लाइफ को कि वो विक्टिम ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है कि मैंने बताया ना कि पहला तो हुआ वो SC ST होना चाहिए। दूसरा एंड आ गया ना, ये देखो, ये मैं कर रहा हूँ, एंड आ गया, हु हैज सफर्ड और एक्सपीरियंस्ड, फिजिकल बोला था मैंने, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मॉनेटरी हार्म और हार्म टू हिज प्रॉपर्टी। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे 6 इंजरी, क्योंकि जब हम इंजरी की बात करते हैं IPC में, तो उसमें चार आते हैं। हार्म होता है वहां पे बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी तो है ही, माइंड है ही,
बॉडी भी है, लेकिन इमोशनल भी आ गया, मेंटल भी आ गया, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी दे रखा होता है। इमोशनल एब्यूज, वर्बल एब्यूज, अलग अलग तरीके के एब्यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी उसका एब्यूज ही हुआ विक्टिम का। तो जब जिसको ये एक्सपीरियंस हुआ, तो वो विक्टिम बन जाता है, अगर वो SC ST के है तो इस SC ST एक्ट में। ठीक है। उसमें इंक्लूसिव कौन कौन है, उसके लीगल एयर्स भी हैं। तो ये हो गया, तो हमने विक्टिम को डेफिनेशन को डिफाइन डिफाइन कर लिया। ठीक है। तीन हिस्से में बांट लिए कि पहला वो SC ST एक्ट होना चाहिए, अगर SC ST होना चाहिए, और अगर SC ST है वो, तो उसकी फैमिली भी इंक्लूड हो जाएगी। दूसरा, उसको कोई ना कोई इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ होना चाहिए। ठीक है। ये डिसाइड हो गया, तो दो हिस्सों में बांट लिया। तो सिंपल सा है वो। एक ना, एक आप सेक्शन 2 डेफिनेशन विक्टिम लिखो, उसमें एक ऐसे दो तीर निकालो, और उसमें आपने एक तरफ ये लिख लिया कि वो SC ST और उसके फैमिली वाले। दूसरा आपने बोल दिया कि उसको, उसने एक्सपीरियंस किया होना चाहिए ये तरीके के पेन। ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी रहता है डेफिनेशन को डिस्कस करना। अब आ जाता है विटनेस। विटनेस कौन होता है? साक्षी। ठीक है। तो मीन्स एनी पर्सन हु इज एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हुआ है भाई? कोई एक इंसिडेंट हुआ होगा जिसमें SC ST के साथ बुरा हुआ होगा, तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कौन से होते हैं? ये तो मैं बोल रहा कि पब्लिक व्यू में होना चाहिए। अब तुम पर्सनली हो तो फिर वो विक्टिम ही तो जानता होगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है। तो इसमें विक्टिम तो आएगा ही, क्योंकि एक्विंटेड तो वो भी होगा ना, उसके साथ तो हुआ है ना बुरा। लेकिन जो और भी लोग होंगे, जो उसके आसपास के होंगे, सोशल, ये सोशल इकोनॉमिक बायकॉट होगा तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। तो फैक्ट, जो भी एक्विंटेड है वो भी विटनेस की तरह काम करते हैं। इज इन पोजेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तो पहला हुआ एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट। तो पहला तो ये हो गया, फर्स्ट लिख लेते हैं। पहला हुआ ये, एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, और इज इन पोजेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और हैज नॉलेज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। तो दूसरा ये हो गया कि उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि जिससे कि इंक्वायरी, ट्रायल या फिर इन्वेस्टिगेशन में वो मदद कर सकती थी। ठीक है। और तीसरा हो गया, हु इज इन हु इज और मे बी रिक्वायर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन टू मेक स्टेटमेंट और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट थ्रू द इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल। तो इसमें तीन तरीके के लोग हो गए। पहला, कि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में के बारे में जानता था, ठीक है, या फिर अवेयर था। दूसरा हो गया जिसके पास ऐसी कोई नॉलेज थी जो कि इंक्वायरी, ट्रायल या फिर इन्वेस्टिगेशन में रेलेवेंट हो जाती उस केस को लेके। ठीक है। तीसरा हो गया आपका कि उस व्यक्ति को, जिसके पास ऐसी नॉलेज थी या फिर उससे कोई जानकारी थी, उसको हम बाद में ट्रायल पे, इन्वेस्टिगेशन पे बुला सकते हैं एक स्टेटमेंट मेक करने के लिए या फिर उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो ये तीन हिस्से हमने डिवाइड कर लिए कि विटनेस तीन तरीके के हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि विटनेस की जनरली क्या होता है कि विटनेस में कुछ ज्यादा डिफाइन करने लायक है नहीं, क्योंकि विटनेस हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एविडेंस एक्ट के बारे में, कि एक व्यक्ति जो जिसके बारे में जानता है उसको बुलाया गया है कोर्ट में और वो उसने अपनी बातें कही है। ठीक है। तो अब हमने तीन में डिवाइड कर लिया, तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ ली? तीन डेफिनेशन पढ़ ली, चार डेफिनेशन पढ़ ली, इकोनॉमिक बायकॉट, सोशल बायकॉट और विक्टिम विटनेस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो डेफिनेशंस डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने लायक नहीं है ना, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, वो फायदा नहीं है। ठीक है। तो ये है आपका एट्रोसिटी सेक्शन 3 में, जो कि मैंने कहा कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। कोड CRPC होता है, ये सबको पता है, क्योंकि कोड तो वही है, CPC तो लगेगा नहीं। ठीक है। डिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट जो कि कौन कौन हो सकता है? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द विक्टिम हु आर डिपेंडेंट होली और मेनली ऑफ द विक्टिम ऑफ सपोर्ट एंड सर्कमस्टेंस। तो इसमें स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, तो जो एक फैमिली होती है ना जनरली, एक पापा हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनका भाई है, उनकी बहन है, तो वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट होने चाहिए। अब कोई बेटा है जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है और बाहर रह रहा है, तो उसको इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। तो BB डिपेंडेंट हो गया, अभी रिसेंटली आया। फिर कुछ नहीं है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड जो कि सेक्शन 14 में डिफाइन कर रखा है। फॉरेस्ट राइट्स, फॉरेस्ट राइट ये वाला, ये ना, ये याद करना, ये चीज कई बार ना पूछ लेते हैं, सिंपल डायरेक्टली पूछ लेंगे। अब मैं इसमें, मुझे कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधा डायरेक्ट सवाल आ जाएगा कि कौन सा एक्ट है। आपका हो गया अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट था, अरे ये वाला था, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है। तो ये रखना। मैनुअल स्कैवेंजर, मैनुअल स्कैवेंजर 2013 का एक्ट है, तो उसमें ये बता दिया, क्योंकि स्कैवेंजिंग जो होती है
वो बैंड है मैनुअल स्कैवेंजिंग, अगर क्योंकि और वो पता ही है आपको, शूद्रों से ही कराया जाता था हमेशा से ट्रेडिशनली, और वो आज भी वही लोग करते हैं। सब लोग अपने आप को तो बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन उनको ढकेल रहा है, और वहां पे कितनी बुरी हालत होती है। ठीक है, तो वो बैन हो गया है, लेकिन अगर उसमें अभी भी लोग कराते हैं भाई, बैन होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता लोगों को, तो वो कराते हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो डिफाइंड कहाँ पे है, पोस्ट 2013 के एक्ट में। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 अच्छे से खूब हजारों बार पढ़ा हुआ है हमने आईपीसी का। शेड्यूल कास्ट का एंड शेड्यूल ट्राइब मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 366, 24, 25। ठीक है, अब इसके बाद आ गया आपका स्पेशल कोर्ट, वो भी सेक्शन 14, अभी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात भी करी थी। फिर उसके बाद आ जाता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर आ गया आपका शेड्यूल, द वर्ड्स यूज्ड नॉट डिफाइंड, तो इसमें कुछ नहीं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है, क्योंकि क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल एक्ट है, तो उस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीधा सेक्शन 4 पे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसमें कर लेते हैं। सेक्शन 4 में क्या होता है ना, मैं आपको सिंपल सा बताऊं, सेक्शन 4 और जो सेक्शन 166A है, दे आर मोस्टली सिमिलर। ठीक है, उसमें क्या है कि 166 AIPC जो है, उसमें अगर कोई भी तुमने इंफॉर्मेशन आई आपके पास वुमेन रिलेटेड ऑफेंस से, और आपने वो रिकॉर्ड नहीं करी, पब्लिक पुलिस ऑफिसर ने नहीं करी, तो वो पनिशेबल हो जाता है, क्योंकि वो एक ड्यूटी है। अगर वो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी हुआ, तो फिर वो आप पनिशेबल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि हु वेरी पब्लिक सर्वेंट जो कि SC ST एक्ट का मेंबर नहीं है, ऑब्वियसली SC ST का मेंबर नहीं है, वो नेग्लेक्ट करता है ड्यूटी अपनी फुलफिल करने में, ठीक है, और परफॉर्म, तो उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, 6 महीने और 1 साल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 6 मंथ्स, ऐसे कर लेते हैं 1 ईयर। ठीक है, ये पनिशेबल हो जाएगा वो, वहां पे आई थिंक 6 मंथ तक है, जितना मुझे याद आ रहा है 166A में। तो ये स्पेशल एक्ट है, तो उसमें एडिशनल एक ड्यूटी होती है आपके ऊपर, तो उसको हम करते हैं। और उसके बाद क्या क्या है, वो आप पढ़ लेंगे कि कुछ नहीं, काम क्या होता है पब्लिक सर्वेंट का, कि आपने वो रिकॉर्ड नहीं करी, आपने उसको ऑरली बताया नहीं, जो भी 41A 41B CD CRPC में दे रखा है, वो चीज आपने फॉलो नहीं करी, आपने विटनेसेस के 166(1) में आपने रिकॉर्ड नहीं करे स्टेटमेंट, या फिर आपने, ये इंपॉर्टेंट है, 60 डेज में आपने इन्वेस्टिगेशन और फाइल चार्जशीट फाइल नहीं करी, जबकि 90 डेज होती है और वो भी नहीं होती। ठीक है, वो एक डिफॉल्ट बेल का मेंटेशन आ जाता है ऑटोमेटिकली 167(2) में, लेकिन यहाँ पे 60 डेज में दे रखा है। ठीक है, अगर नहीं किया तो आपको वो पब्लिक सर्वेंट में पनिशेबल हो जाएगा। टू करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम एंड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मंदिर, और इसके बाद कुछ नहीं है, कॉग्निजेंस जो है वो कौन लेगा, स्पेशल कोड या फिर स्पेशल एक्सक्लूसिव कोड, ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने उसको डिस्कस किया है, तो वही लोग डील करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन जो है स्पेशल कोर्ट के पास है। ठीक है, एनहेंस पनिशमेंट, सेकंड टाइम पनिशमेंट कर रहे हो तो मिनिमम 1 ईयर हो जाता है, और एक्सटेंशन जो भी है वो उतना ही रहेगा जितना उस ऑफेंस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर रहता है अगर सेकंड टाइम कन्विक्शन हुआ है। ठीक है भाई, एक बार आप पनिशमेंट लोगे सेक्शन 3 में, फिर दोबारा आपने SC ST के खिलाफ सेम से कोई ऑफेंस या फिर उसी तरीके का ऑफेंस सेक्शन 3 में किया, तो आपको मिनिमम 1 ईयर दिया जाएगा, मतलब जो भी पनिशमेंट दे रखी होगी मिनिमम 1 ईयर होगा, और मैक्सिमम तो उतनी जितनी उस ऑफेंस में ऑलरेडी दे रखी होगी। जैसे 7 साल दे रखी है तो 7 तक दे सकते हो, लेकिन एक से कम नहीं दे सकते। ठीक है, 6 में कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन तो वही सेक्शन 34 ये सब जो है आईपीसी के वही होगा, जो कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में भी डिफाइंड था। ठीक है, अब जो फॉर फीचर है और बाद में कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स है, प्रिजम्पशन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि थोड़ा ओवर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आप पढ़िए, रिवाइज करिए, आपको जैसे मैंने तरीका बताया उसको करने की कोशिश करिए, अगले सेक्शन अगले उसमें क्लास में कोशिश करेंगे खत्म करने की। नहीं होता तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट्स और रीसेंट जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्कस करने के लिए, तो वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लॉ लर्नर्स 365 को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और साथ में APO को मिलकर निकालेंगे, और फीस भी साथ में लिखेंगे, उसके लिए भी पढ़ेंगे।